अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। प्रोग्राम होस्ट सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज निजी मसरूफियात की बिना पर 2 हफ्ते की तातीलात पर है। इंशाल्लाह हमें जल्द ज्वाइन करेंगी। आइए अब अपने टॉपिक्स की जानिब चलते हैं। हजूम इतना ज़्यादा था कि सब लोग बिखर गए। उसके बाद मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, क्या है। मुझे अपना खुद पता नहीं चल रहा था मैं किधर हूँ, किस दुनिया में। मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ था कि मेरे फैंस मुझे आकर मिले। लोगों ने इतने ज़्यादा फतवे जारी कर दी, इतनी बातें बना दी। खुदारा प्लीज़, मैं ऑलरेडी टूटी हुई हूँ। इतना बड़ा सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने लोगों को बुलाया था, फैंस को बुलाया था। अरे इतनी बड़ी स्टार तो नहीं थी मैं। मैं खुश हूँ जो एक्शन लिया गया, जो फैसला किया, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने 2-3 को पहचाना हुआ है और मुझे पता है कि वो इस तरह की सज़ा देंगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस चीज़ को करते हुए डरें। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर बदसलूकी का शिकार होने वाली खातून की मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जमा करा दी गई, जिसके मुताबिक खातून के जिस्म पर खराशें और उंगलियों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए मुकदमे में मजीद 2 दफात शामिल की हैं। पुलिस अब तक इस केस में 126 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल में रिपोर्ट जमा भी करा दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 वीडियोस और 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई हैं। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से जियो फेंसिंग डाटा भी इकट्ठा किया गया है और इस वाक़े की शाम 6:30 से लेकर 7:45 बजे तक 28,000 से जायद अफराद का कॉल डाटा भी इकट्ठा किया गया। 700 से जायद अफराद को मशकूक करार दे दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी लगाने की बातें भी शुरू हो गई हैं, जबकि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर ने पंजाब में पार्क्स के हवाले से इस्लाहात लाने का फैसला भी किया है। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने और टिकटॉकर्स को शूटिंग से पहले इजाज़त का पाबंद बनाने की भी तजावीज़ दी गई है। पीएचए ने मुतालबा किया है कि टिकटॉकर्स को अपने स्क्रिप्ट की मंजूरी लेने का पाबंद बनाया जाए। वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज ईशान ने बड़े पार्क्स में फैमिलीज के लिए दिन भी मुख्तस करने की तजवीज़ दी है, जबकि पीएचए की तजावीज़ काबिल अमल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हुकूमत पंजाब का इस मामले पर फैसला सामने आना अभी बाकी है। लाहौर वाक़े को लेकर मुसलसल सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कोई कह रहा है कि टिकटॉक ही ऐसे वाक़यात की वजह है। हाँ, टिकटॉक है, मगर सिर्फ टिकटॉक नहीं। बख्तावर जरदारी कह रहे हैं कि मर्दों का फैमिली के बगैर अवामी मुकामात पर जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो जनाब, हाँ, मर्द भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सिर्फ मर्द ही तो जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, बेहयाई भी ऐसे वाक़यात की जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ बेहयाई ही ये वजह नहीं है। ऐसे वाक़यात किसी भी एक वजह की बुनियाद पर तो नहीं होते। तो खुदारा इस बात को समझें। बहुत से मुहरिकात मिलकर ऐसी सोच और वाक़यात को जन्म देते हैं। अगर सिर्फ टिकटॉक ही वजह होती तो मदरसे का उस्ताद क्यों पिंडी में खातून का रेप करता? अगर बेहयाई ही वजह है तो क्यों ज़ैनब के साथ ज्यादती होती? और अगर सिर्फ लाकानूनियत को ही वजह कहते हैं तो फिर याद रखें, ज़ैनब के कातिल को फांसी पर लटके 2 साल हो चुके हैं। और अगर कोई सिर्फ मर्दों को ही इन वाक़यात की वजह समझता है तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद मेरे कहने से ज़्यादा ये वीडियो आपको समझा सकेगी कि कोई भी एक वजह ऐसे वाक़यात के पीछे नहीं होती। इस सेगमेंट के आखिर में आपको प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर किरण नाज का 4 साल पुराना एक क्लिप दिखाना चाहूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा सिर्फ पार्क्स में या कॉन्सर्ट और किसी नाच गाने की महफिल में नहीं, बल्कि सरेआम सरे बाजार भी होता रहा है। आज हम कराची की सड़कों पर एक ऐसे मसले की जानिब निशानदेही करने के लिए आए हुए हैं जो कि ख़वातीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। जब कोई भी खातून सड़क पर खड़ी होती है तो राहज़नी, लुटेरों का खौफ एक तरफ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा खौफ है वो ये कि जब कोई भी खातून यहाँ पर खड़ी होती है तो आसपास से गुजरते हुए बाइक वाले हजरात, गाड़ी वाले हजरात वो आते हैं, ऑफ़र करते हैं,
बात करने की कोशिश करते हैं, स्माइल पास करते हैं, यानी किसी न किसी तनाजुर में एक खातून को हिरासा करने की कोशिश की जाती है। अब वो या कोई स्टूडेंट खड़ी हो सड़क पर, या कोई खातून अपने दफ्तर जाने के लिए खड़ी हुई हो, या किसी भी ज़रूरत के तहत यहाँ पर खड़ी हो, गाड़ी का, रक्षों का, बसों का इंतज़ार कर रही हूँ, इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जाता है, हरासा किया जाता है। मुश्किल से 10 मिनट मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और 10 मिनट में कोई 10 से 12 लोगों को कैमरे की आंख में शूट किया है, जो आप लोगों ने भी देखा कि कुछ ने परेशान करने की कोशिश की, और जब किसी से हमने बात करने की कोशिश की तो वो तो क्योंकि समा का माइक था तो उन्होंने फ़ौरन अपना स्टेटमेंट बदल लिया। ख़वातीन को सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर ही मसला नहीं होता, आगे कैमरामैन दिखाएंगे, वो देखें सामने किस तरह से गर्दन मोड़ के घूरने की कोशिश की जा रही है। रोक ली, ये मेरे चक्कर में इन्होंने बाइक रोक ली है देखने के लिए, शायद इनको आइडिया नहीं है कि कैमरा मौजूद है, बस खातून दिखनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी साइकी है जो इस चीज़ पर मजबूर करती है कि ख़वातीन गाड़ी चला रही हैं, सड़क पे खड़ी हुई हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रही हैं, इवन बाइक पर बैठी हुई हैं, उनके पीछे भी मर्द हजरात अपनी बाइक्स के साथ मौजूद होते हैं। खड़ी हुई थी तो आप 3-4 चक्कर लगाए आपने, खैरियत? 4 चक्कर किधर लगाए, मैं जा रहा था, मैंने तो पहचान लिया था आपको, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पहचान लिया। नहीं बैठो तो सही ना। अरे भाई नहीं जाना, जाना नहीं है। बैठ जा। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा धूप में खड़ी हुई हो तो मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं कैसे बैठ जाऊँ? नहीं, आप मुझे कह रहे हैं वैसे ही बैठ जाओ। हाँ। अब अगर यहाँ पर आपकी कोई बहन खड़ी हुई हो, हाँ। आपकी माँ खड़ी हुई हो, बच्ची खड़ी हुई हो, फिर उसे भी यही कहेंगे? जी मैंने बोला बैठो, कहीं बैठ जाएंगे रेस्टोरेंट में, और क्या करना पहले रिश्तेदारी में तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या सॉरी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं बिठाने? मैंने बोला भाई मैंने क्या बोला, सॉरी बॉस। क्या मतलब भाई, रोडों पे लोग इस तरह ही करते हैं और क्या। अच्छा भागी सॉरी हो गई। अच्छा सॉरी। नहीं भाई, मुझे बताएं, आपकी बाइक की चाबी ये रही, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी बहन यहाँ पर होगी? नहीं, ठीक है, आपकी बहन यहाँ पर होती या आपकी अम्मी होती हैं, आप उन्हें भी ये ऑफर करते कि बैठ जाओ? नहीं अल्लाह ना करे। तो आप क्या समझ के ऑफर कर रहे हैं? क्या समझ के ऑफर? नहीं, बाजी की सॉरी की बात नहीं है भाई, ये कराची में मैं तो यहाँ पे खड़ी हो गई देखने के लिए, नहीं बात करने की बात नहीं है, आप देखें ना, यही हम चीज़ इसी की अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप बिल्कुल आप इस बात मैम सॉस हो रही, बहुत बड़ी गलती करी आपके साथ ये करके, आप बहन है हमारी। अच्छा मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं करी? वो सारी चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई हैं, माइक पर कि आ जाएं, कहीं बैठ जाएं, ये माइक लगा हुआ है मुझे, जो भी आपने बात की थी। लेकिन आप मुझे बात बताएं, इतनी सारी लड़कियां यहाँ खड़ी होती हैं, अगर ये आप हरकतें इस तरह से करते होंगे, आपकी अपनी बहन? बिल्कुल गलत है। आपकी अपनी बहन बिल्कुल खड़ी होती है, बिल्कुल। कैसा लगेगा आपको पता चले कि आके इस तरह से करते हैं लोग, बहुत गलत होता है, हम भी गलत हैं। बात ये है कि मगर 4 उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट ये है कि गलत किया, आई एम सो सॉरी। तमाम लड़कों को, उन तमाम मर्द हजरात को अपने अंदर वो एहसास पैदा करना पड़ेगा कि जिन ख़वातीन को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने घर में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, तो शायद इस मरज़ का इलाज मुमकिन हो सके। ज़्यादा ख़तरनाक ये स्नैचिंग, ये जो छुरा मारा है, ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं या फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है जो आप लोग रोज़ाना सड़क पे महसूस करते हैं? जो रोज़ाना हम लोग महसूस कर रहे होते हैं, कोई फॉलो कर रहा है, कोई किस वे से देख रहा है, क्यों फॉलो कर रहा है, क्या चाहता है, स्नैचिंग के लिए आ रहा है, ये ज़्यादा इशू बनता है। क्या करना चाहिए लड़कियों को, इस पर क्या करना चाहिए? लड़कियों को बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। डर के अगर भागेंगे तो फिर कभी फेस नहीं कर सकते। लड़कियों को तो कुछ ज़्यादा ही तंग करते हैं। खैर मैं तो इस उम्र से गुजर चुकी हूँ कि यहाँ पर बच्चियाँ खड़ी होती हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, बाइक वाले आ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। बल्कि मेरी अपनी एज अच्छी खासी है, मुझे कहते हैं कि आ जाओ, बैठ जाओ, लिफ्ट दे रहे होते हैं। आसपास के लोग परेशान करते हैं, जो लड़के आते हैं बाइक रोक के खड़े हो जाते हैं? जी अक्सर ऐसा होता है, कभी अकेले खड़े होते हैं, लड़के देखते हुए जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो ये ऐसा होता है अक्सर। आप एक हस्बैंड है, जब आपको ये पता चला है कि आपकी वाइफ को किसी ने बाइक पे आते हुए छेड़ दिया या कुछ बोल के चले गए, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। खुद किए कभी ये हरकत? मैं खुद तो कभी नहीं की।
तो आपने किरण का ये क्लिप देखा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा कि किसी एक वाक़ये के पीछे कई मुहरिकात शामिल होते हैं। खैर, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जाने पड़ते हैं। 20 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो जैसे अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट को देंगे कि हमने अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर लिया है और पेरेंट्स जो है जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। 50% की हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। हफ्ते का 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे। 3 दिन एक शिफ्ट होगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी। रैंडम PCR टेस्ट स्कूल में होते रहेंगे। प्राइवेट रेस्टोरेंट वालों की एक वैलिड सी डिमांड थी कि लेसन प्लानिंग के लिए हमारे स्टाफ को अलो किया जाए, जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी स्टाफ होगा। तो हमने वो भी अलो किया है कि वो कल से वो अपना स्टाफ जो है वो टीचिंग या नॉन टीचिंग जो वैक्सीनेटेड है उसको बुला के वो मंडे से स्कूल ओपनिंग की तैयारी करेंगे। एडवाइजरी ये थी कि 7 दिन हमें मज़ीद स्कूल बंद रखने पड़ेंगे कि मुहर्रम के बाद कि उसके रेट बढ़ सकते हैं। जो मुस्तकिल हल है वो वैक्सीनेशन है। तो सिंध हुकूमत ने स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला एक ही दिन बाद वापस ले लिया। 30 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। सिंध में इस वक्त तालीम का ये हाल है कि सूबे के 49,000 से ज्यादा स्कूल्स में से 37,000 यानी 70% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जमा कराई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद पड़े हैं। 7,000 से ज्यादा चलाने के काबिल ही नहीं है। 2,000 से ज्यादा घोस्ट स्कूल्स हैं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। 500 से ज्यादा स्कूल्स पर कब्जा हो चुका है और कईयों में तो बहसों के बाड़े बने हुए हैं, तो कुछ में वडेरों ने अपने मेहमान खाने बनाए हुए हैं। ज्यादातर घोस्ट स्कूल्स की तादाद आसिफ अली जरदारी के जिला नवाब शाह में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, सूबे में 7,000 से ज्यादा स्कूल शेल्टरलेस हैं, यानी जहां न छत है न चार दीवारी। 10,500 स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे और 8,500 स्कूल्स 2 कमरों पर मुश्तमिल हैं। कैन यू इमेजिन? यानी जहां लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और प्ले ग्राउंड जैसी बुनियादी सहूलियात का तसव्वुर तो दूर, ये तमाम चीज़ें मैसर नहीं हैं। 26,000 से ज़ायद स्कूल्स में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। 19,500 स्कूल्स में वॉशरूम्स तक नहीं, तो 31,000 स्कूल्स में बिजली नहीं। तकरीबन 2 साल में सिंध के 1,000 से ज़ायद स्कूल्स बंद हो चुके हैं। क्या आलमिया है। 11,000 से ज़ायद स्कूल्स ऐसे हैं जहां कोई स्टूडेंट ही नहीं है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। 18,000 से ज़ायद ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही टीचर है। इन सरकारी असातिज़ा में सिर्फ 10% ऐसे हैं जो साइंस पढ़ा सकते हैं। असातिज़ा की 46,000 से ज़ायद वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में 51% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। यही सिंध में तालीम का तनासुब सिर्फ 34% है, जो बलोचिस्तान से भी कम है। इस बर्बादी के बाद भी अगर सिंध में कोई पढ़ रहा है तो वो रही सही कसर भी निकालने के लिए सिंध हुकूमत हमेशा तैयार दिखाई देती है। रवां साल में सिर्फ 22 दिन के लिए स्कूल्स खोले गए। सोशल मीडिया पर तो सिंध हुकूमत का तालीम का दुश्मन कहा जा रहा है। सारिफीन कह रहे हैं कि सिंध के हुक्मरान किसी को तालीम हासिल नहीं करने देंगे, वरना भुट्टो जिंदा है कि नारे कौन लगाएगा। मेरा सवाल यह है कि जब स्कूल्स खुले ही नहीं तो सिंध हुकूमत कैसे इसे कोरोना में इजाफे की वार दे रही है। पीपल्स पार्टी कराची की कॉर्नर मीटिंग में सैकड़ों कारकुनान इकट्ठा हुए। उस वक्त हुकूमत को कोरोना की फिक्र नहीं होती। कराची में पीडीएम जलसा करने जा रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं हम इजाज़त भी ले लेंगे। जुलूस भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ में हॉल्स में तकरीबात भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत का जोर सिर्फ तालीम की बंदिश पर चलता है। ये अहम मामला है जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि कल गैर मुय्यना मुद्दत तक बंदिश का फैसला वापस हुआ, आज वापस ले लिया गया, क्या सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद इसकी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम ना किसी के प्रेशर में आके फ़ैसले करते हैं और ना ही हम किसी के प्रेशर में आके अपने डिसीजंस चेंज करते हैं। जब हम बैठे हमने ये सोचा था कि जब हमें सही लगेगा, ख़ास तौर पे जो पीक हमें एक्सपेक्टेड थी मुहर्रम के जलसों के बाद, एक एक्सपेक्टेशन थी कि अल्लाह ना करे पर शायद ये ऊपर जाएगी, तो उस हिसाब से हमने कहा था हम उसको चेक करके क्लियर करके उसके बाद करेंगे। जो हमें खर्चा था उतना राइज़ आया नहीं है।
इसलिए हमने 7 दिनों का और टाइम दिया है। 7 दिन के बाद सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम अपने स्कूल्स को भी खोल लेंगे और बड़े स्ट्रिक्ट सिचुएशन के साथ इसको खोल रहे हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो है नंबर 1 पे आपका सूबा सिंध है, जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। आपके बाकी सूबे हमसे कंपैरिजन में 50% पे भी नहीं आ सकते। तो हमने अपनी गियर जो ड्राइव है वो और ज़्यादा तेज़ कर दी है। तो सर आपको 24 घंटे में पता चल गया, ये तमाम तर स्टैट्स आपको 24 घंटे के अंदर पता चल गया सूरत हाल? बिल्कुल जी, हमें हर 24 घंटे के अंदर नया अपडेट मिलता है। कल का लें, परसों का लें, आज का भी थोड़ी देर में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमारे साथ। वो भी मेरे तो पास सर किन स्टेट्स की बुनियाद पर स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ सर? रिपीट कीजिएगा सर, किन स्टेट्स की बुनियाद पर स्कूल बंद करने का ये फैसला किया गया है, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं आप? जी सर, किन आदादोशुमार के मुताबिक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है, तो वो स्टेट्स, वो आदादोशुमार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी वजह से हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 80% से ज़ायद जो स्कूल टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है उन सबको हमने वैक्सीनेट करा दिया है। उनके साथ साथ हम जो रह गए हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 7 दिन के अंदर 100% नहीं सर, बिल्कुल सर, SOPs के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे वो आदादोशुमार पूछ रही हूँ जिनकी बिना पर स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। आपको मैंने बताया कि जब हमें एक्सपेक्टेशन थी कि खुदा न खास्ता जो सर्ज आना है, जो नंबर्स ऊपर जाने हैं पॉजिटिविटी रेशो के, वो हमारे अंदाजे के मुताबिक जो था नहीं हुए, वो उससे कम लिमिट में है। तो हम समझते हैं उस वजह से उस बुनियाद पर स्कूल खोलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा और हम इस सिचुएशन को SOPs के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, SOPs के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी की अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में सैकड़ों कारकुनान इकट्ठा हुए, PTM जलसा करने जा रही है, जुलूस भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। जब आपके लिए सब नॉर्मल है तो सिर्फ स्कूल खोलने में क्या मसला है सर? व्हाट इज़ द हर्डल बिहाइंड दैट? जो स्कूलों का सिचुएशन है वो डिफरेंट है। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं होते, उनको वैक्सीनेशन फ़िलहाल नहीं की जा सकती। जब वो कैरी करके अपने घरों में जाते हैं तो अपने वालिद, वालदा, नाना, नानी, दादा, दादी तक ये बीमारी पहुंचा सकते हैं। बच्चों के लिए इतनी डेंजरस नहीं है पर उनके पेरेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है। तो हम समझते हैं इस तो सर जो कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर जो आपके कारकुनान आ रहे हैं, आपको लगता है, आपको पता है कि वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, कोई भी SOP फॉलो नहीं कर रहा? जो भी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आ रही हैं उसमें तो वो मास्क भी नहीं पहने हुए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है खाली हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चला रही। हमारे जाले, हमारे वर्कर्स वो ना कि सिर्फ खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं पर वो मुहिम भी चला रहे हैं इसको वैक्सीनेट करने की। तो मैं समझता हूँ अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान पीपल्स का जो रेशो होगा, मेजॉरिटी वैक्सीनेटेड होंगे। उनको हमने ये समझ सूझ दी है, हमने उनको समझाया है और ये पैगाम वो आगे भी लेके जा रहे हैं। सर, जब आप स्कूल्स के अंदर ये मेक श्योर कर रहे हैं कि तमाम लोग वैक्सीनेटेड हों तभी हम स्कूल्स खोलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, SOP फॉलो करें, तो आपकी जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं तो उसमें फिर जब आप श्योर ही नहीं है कि वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर ऐसी कॉर्नर मीटिंग्स आप कर ही क्यों रहे हैं सर? देखिए, हम कोई इनकरेज नहीं कर रहे कॉर्नर मीटिंग्स को, पर जहाँ पर कोई जरूरत होती है, जरूरी होती है, आपकी कॉर्नर मीटिंग्स है ना, ऑब्वियसली आप कॉल करेंगे तो कॉर्नर मीटिंग। अगर लोग जी अगर लोग खुद अपने शौक में, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि खाली जो अनपढ़ है वो भुट्टो का नारा नहीं लगाता, आपके PhD स्कॉलर्स हैं वो भी भुट्टो का नारा लगाते हैं, आपके अनपढ़ लोग भी भुट्टो का नारा लगाते हैं। और जो हमारे पास जो कैंपेन चल रही है हमने उसको बहुत ज़्यादा नोटिफाई कराया हुआ है अपने सर्कल्स में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले बिलावल भुट्टो के कहने पर मेजॉरिटी वैक्सीनेटेड करा रहे हैं, करा चुके हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे तो पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा वैक्सीनेटेड होंगे बजाय किसी और जमात के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे कारकुनान प्रॉपर तौर पर फुली वैक्सीनेटेड है? मैंने नहीं कहा कि सारे, मैंने कहा मेजॉरिटी हमारे कारकुनान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पर, उनके हुक्म पर सर, बिल्कुल सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उसमें सरदार शाह साहब ये कह रहे थे कि हमें वालिदैन की परेशानी का बड़ा ख्याल है। तो स्कूलों की बंदिश से सबसे ज़्यादा वालिदैन परेशान है। हर 2 माह बाद आप लॉकडाउन लगा देते हैं, लोगों को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं सर, लेकिन स्कूल यहाँ पर बंद हैं। फिर भी वालिदैन फीसें पूरी दे रहे हैं और अगर फीसों में रिलीफ देने का सवाल वज़ीर आला सिंध से पूछा जाए तो सर वो स्किप कर जाते हैं इस क्वेश्चन को, कभी जवाब ही नहीं देते कि क्या रिलीफ दिया जाएगा पेरेंट्स को। देखिए, हम जिस तरह से चल रहे हैं और हमने सिचुएशन संभाली भी है वो हमें पता है। मैं उस पार्टी से
बिलोंग करता हूं, जिसके लीडर आसिफ अली जरदारी साहब हर चीज़ पर अभी नज़र रखते हैं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता जहां पर मेरा लीडर कहे कि घबराना नहीं है, नज़ला है, जो ज़ुकाम है, जो शानदार से ठीक हो जाएगा। तो हमें जब मजबूरी आती है, हमें जानों की फ़िक्र होती है, जब सिचुएशन कंट्रोल से निकलने वाली होती है, तो उसको वापस लाने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है हम प्रिकॉशंस लेते हैं, इंशाल्लाह लेते रहेंगे, ताकि हम इसको वबा को कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, बिल्कुल सर। आप अभी इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब जो फैसला सामने आया है, अब ये बताएं कि आपका जो प्रोटेस्ट है, आपका जो एहतजाज है, अब वो कहाँ स्टैंड करता है जब ये फैसला दोबारा सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बात ये है कि 17 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी, जो एक कंसल्टेटिव और हाई पावर्ड फोरम है, उस पर इत्तेफाक राय से और वजीर सेहत की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था कि फुली वैक्सीनेटेड स्कूल को 23 अगस्त से खोल दिया जाएगा। लेकिन 20 अगस्त को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए 30 अगस्त तक के लिए तालीमी अदारों को बंद किया गया। उसके बाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन निकाला कि ताहुक्म सानी तमाम तालीमी अदारे जो है वो बंद कर दिए गए हैं पूरे सिंध में। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो और ज़्यादा संगीन हो गए कि हमारे तालीमी अदारों को हम 18 महीने से जिन मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं, वालिदैन जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, और 1.5 करोड़ बच्चे सिंध के जो अपने तालीमी हक से महरूम हैं और मुसलसल तालीमी अदारों को बार बार बंद किया जा रहा है, तो ये ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल ये अलमिया तो एक है, लेकिन सर आप हमें बता सकते हैं कि ओवरऑल अगर सिर्फ मैं कराची की ही बात करूं तो इतने ऐसे कितने स्कूल्स हैं जो कि वहाँ का जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है? ये आदाद शुमार बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं। तो कराची के 8000 स्कूलों में से 7500 से ज्यादा स्कूल जो है वो वैक्सीनेटेड हैं। हमने अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन भी कराई है और अपने जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी वैक्सीनेशन करवाई है। आज हमारे प्रोटेस्ट के बाद वज़ीर तालीम ने हमें बुलाया, मुलाकात की, हमने उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। सबसे पहला हमारा जो रिजर्वेशन थी, तो सर वो सेक्रेटरी तालीम का नोटिफिकेशन था कि ताहुक्म सानी के इस नोटिफिकेशन को हम नहीं मानते कि ताहुक्म सानी तालीमी अदारे बंद रहेंगे। उसको वजीर तालीम ने मतलब एक्सेप्ट किया और कहा कि इंशाल्लाह आइंदा सेक्रेटरी तालीम कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। जब आप खुद कह रहे हैं कि 7500 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका डेटा आपके पास है और वहाँ का जो स्टाफ है वो ओवरऑल वैक्सीनेटेड है, तो फिर ये क्यों नहीं स्कूल खोल रहे हैं सर? यही बात समझ से बालातर है कि वो अदारा, वो शोबा जो 50% हाजिरी तमाम SOPs के साथ और 100% वैक्सीनेशन के साथ अपने तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने जा रहा है, उसको क्यों तालीमी सरगर्मियां बहाल नहीं करने दी जा रही। और दूसरी बात यह है कि हमने वज़ीर तालीम के सामने इस मुतालबे को भी अपने दोहराया कि फौरी तौर पर तमाम स्कूलों के लिए ये ऐलान और नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि वो अपने पूरे वैक्सीनेटेड स्टाफ के साथ लेसन प्लानिंग के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, मुकम्मल दफ्तरी कामों के लिए बुला सकते हैं, और उसका वो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर समा से गुफ्तगू करने के लिए। तैमूर तारपुर भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक और गौर तरफ मसला, सिंध हुकूमत के 2 ही तो मसले हैं जिनको कहा जा सकता है कि सिंध हुकूमत इनको निपटाने में भी नाकाम नजर आती है, और बाकी तो जो कि तो मसाइल हैं ही मौजूद। बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। अब्बासी शहीद अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नसीम ने समा के नुमाइंदे अली हफीज़ के साथ इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। शहर के तीसरे बड़े अस्पताल में MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन्स खराब पड़ी हैं। इतने बड़े अस्पताल के लिए सिर्फ 4 खाक रोग। डॉक्टर नसीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत अब्बासी शहीद अस्पताल को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रही है क्योंकि ये शहर कराची का हॉस्पिटल है और यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन का ताल्लुक भी कराची से है। सुने उन्होंने मजीद क्या कहा। अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर अगर हम सबसे मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक देखा जाए तो वो 2 ही हैं, और वो है अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री। अगर पेशेंट आता है तो उसको डायग्नोस्टिक तौर पे हमें इन दोनों के मामलात मशीनें
वक्त पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई हैं, जिसमें हमारा MRI भी शामिल है, हमारा CT स्कैन भी शामिल है, हमारी एक्सरे मशीन भी शामिल है, वो चाहे यहाँ की हो, और ट्रॉमा के अंदर हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो आउटडेटेड हो गई, ख़राब हो गई, को नज़रअंदाज बहुत अरसे से किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इक्वल टू सिंध गवर्नमेंट देना चाहिए। ये जो कहानी होती है कि सिंध गवर्नमेंट ले ले, सब बेकार है। सिंध गवर्नमेंट भी बग़ैर पैसे के, बग़ैर मेंटेनेंस के इसको चला नहीं सकती। औकात हमारे पास 3-3, 4-4 सिर्फ और सिर्फ स्वीपर होते हैं, जो पूरे हॉस्पिटल 3 बिल्डिंग के लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए कि अब तमाम लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, या इंतकाल कर गए, या चले गए, और अब जो बाकी रह गए वो इस 3, 4, 5 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाएंगे। सिर्फ अब्बासी के अंदर प्रोफेसर से लेके स्वीपर तक की शॉर्टेज क्यों है? इसलिए कि ये कराची का है। थोड़ा सा कराची से बाहर निकलें, वो आप सिंध गवर्नमेंट के इक्वल करें। देखिए, बहुत क्लियर बात है कि सिर्फ जिना में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब्बासी में हमारा फ़ंड क्यों नहीं दिया जा रहा? चले हमें फ़ंड ना दें, हमारी चीज़ें पूरी कर लें। हम ये भी नहीं मांग रहे कि हमें रुपया दो, हमें ये भी नहीं चाहते कि हम किससे रिपेयर करें, लेकिन हमारी चीज़ को जो यूज़ में नहीं है उसको रिपेयर करवा दो। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कराची के हैं। अगर कराची वालों को अपना हक दे दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें फेडरल जितना दे दो, कम से कम सिंध जितना दे दो, हमें ज़रूरत ही नहीं है। कराची को ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट ईमानदारी से इसको अपना सगा बेटा तो माने। हमें बेटा ही नहीं मान रहे। अफसोस इस बात का है। आगा खान कहा जाता था इसको, गरीबों का आगा खान, और लोग आते थे और बैठते थे सिर्फ। आपको सुन के हैरत होगी कि जब हम यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट करते थे तो उनका फूड के हवाले से उनका डाइट चार्ट बनता था। अब तसव्वुर ही नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कि हमारे पास कोई किचन भी था। ये पेशेंट के साथ ज़्यादती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसी फैकल्टी बनाए, एक ऐसी टीम बनाए जो विज़िट करे, क्योंकि हमारे 13 हॉस्पिटल है ना, 13 हॉस्पिटल के अंदर वो टाइमली अगर वो विज़िट करें और देखें कि भाई हमारे पास हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पता ही नहीं है। हमारी नज़र मजबूत होनी चाहिए। देखिए, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जब यहाँ पेन होता है ना, तो हम सोचते हैं कि इसकी जगह मेरे फादर भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर हम बदवा देते हैं कि यार इस निज़ाम पे, निज़ाम हम सब से बना है। कंधा देने के लिए पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन इस हॉस्पिटल को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली हफीज़ ने। अली हफीज़, ये बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में लोगों से रिश्वत लेने, नर्सेस को हिरासा करने की खबरें तो आती रहती थी, और अब तो यहाँ मशीन तक भी नहीं है। तो क्या कराची के नाम पर आने वाले मुर्तज़ा वहाब नए एडमिनिस्ट्रेटर ने अब तक इन मसाइल के लिए क्या हल किया है, कोई सोल्यूशन दिया है? जी बिल्कुल, कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है और बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल। होना तो ये था कि कराची वाले जब यहाँ इलाज के लिए जाएं तो उनकी बीमारी जो है, उनकी सेहत जो है अच्छी करने के लिए यहाँ पर इलाज किया जाए, लेकिन सबसे अहम बात ये कि अब्बासी शहीद अस्पताल जो है ख़ुद बीमार हो चुका है। यहाँ आने वाले जो है उनके इलाज मालजी की सहूलत जो है वो नहीं फराम कर पा रहा। कहा जा रहा था बड़े ज़ोर शोर से जो है, जब बल्दिया उज़्मा कराची की सरबराही जियाले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को सौंपी गई तो कहा जा रहा था कि कराची का बेटा बल्दिया उज़्मा कराची का सरबरा बन गया है, तो इसकी हालत जो है, इस इदारे की हालत जो है बेहतरी होगी। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल जो बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसको लावारिस छोड़ रखा है। 2008 से हुकूमत सिंध जो है पीपल्स पार्टी के पास है, सूबे के पास है। अब्बासी शहीद अस्पताल पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब जो है मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला सिंध भी पीपल्स पार्टी के हैं, एडमिनिस्ट्रेटर KMC भी जो है पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल पे कोई तवज्जो नहीं दी जा पा रही। बात कर लें तो 7 अगस्त को तकरीबन जो है मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाला था, लेकिन अब तक जो है अब्बासी
अब्बासी अस्पताल का दौरा नहीं किया, वहाँ के बारे में मालूमात नहीं ली। वहाँ की मशीनरी ख़राब है, दवाएं नहीं हैं। हाल तो ये है कि वसाइल की कमी है। वहाँ के डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको वसाइल दी जाएँ, उनकी मशीनरी सही की जाए तो ये गरीबों का आगा खान अस्पताल दोबारा बन सकता है। पहले तो मेयर कराची वसीम अख्तर थे, उनका तो ये कहते थे कि वो इख्तियारात नहीं है, लेकिन अब तो जियाले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब हैं, उनके पीछे पूरे हुकूमत सिंध है, वज़ीर बल्दियात भी उस पार्टी के हैं। तो कौन तवज्जो देगा अब्बासी अस्पताल पे? कराची वाले आते हैं, उनके इलाज मालजी सहूलत नहीं दी जा रही, मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़ रखा है, तमाम मशीनरी ख़राब है। ऐसा लगता है कि अगर हमने जब अब्बासी अस्पताल की फुटेज बनाई तो कचरे के अंबार लगे अस्पताल के अंदर। जो मरीज़ तबीयत ख़राब होकर आता है तो उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। कोविड वार्ड के अंदर जो है सिर्फ 4 खाकरुब होते हैं पूरे अब्बासी अस्पताल के अंदर सफाई सुथराई के लिए। तो वजीर बल्दियात नहीं आ रहे, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी जो है मुर्तज़ा वहाब है वो नहीं आ रहे, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ऑन करेंगे कराची को। तो एक अब्बासी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और बिल्कुल के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कई दफा बात करते हैं, कभी NICVD का जिक्र करते हैं, कभी NICH का जिक्र करते हैं, लेकिन आई थिंक उनको अब्बासी शहीद अस्पताल की भी हालत ज़ार देखनी चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि सारा अफगानिस्तान तालिबान का, सिर्फ सूबा पंजशेर अहमद शाह मसूद का है। काबुल से सिर्फ 3 घंटे की मुसाफत पर इस इलाके में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान घुमसान की जंग जारी है, जहां की आबादी 17,03,000 अफराद पर मुश्तमिल है। तालिबान की पिछली हुकूमत भी पंजशेर का इलाका तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद का अहम गढ़ था और एक बार फिर ये मुजाहिमत का आखिरी मरकज बना हुआ है। 1996 से सन 2001 तक तालिबान के दौर में भी ये सूबा उनके कंट्रोल में नहीं था। अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने निगरां सदर होने का दावा करते हुए पंजशेर में ही पनाह ले रखी है और अब वो अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं। अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल में कहा है कि मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने और हमारे जंगजू तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशेर मुकम्मल तौर पर तालिबान के मुहासरे में है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं। एक और अहम चीज़ कि अफ़गान तालिबान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर कमीशन भी तश्कील दे दिया है, जिसने काम करना भी शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन क्या TTP तालिबान का फ़ैसला मानने की पाबंद है? इस पर बात करूंगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुमा बकाई साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मैडम ने समा के लिए वक्त निकाला। दिफाई तज्ज़ियाकार है मैडम, जो ओवरऑल सिचुएशन है, क्या लगता है आपको जिस तरीके से पंजशेर में इस वक्त सूरत हाल है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? तालिबान मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? यहाँ मज़ीद आप एक कोल्ड वॉर देख रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि तालिबान मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और पंजशेर में भी जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर बातचीत हो सकी तो हम बातचीत की तरफ चले जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जो ग्रुप्स पंजशेर में हैं वो अगर रेजिस्टेंस देते भी हैं तालिबान को तो वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोविंस है जहाँ से समझिए किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस आ रही है और तालिबान अमेरिका के इतने मैसी इनखला की वजह से मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं, उनके पास उस वक्त बहुत इक्विपमेंट भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस जो आप पंजशेर में देख रही हैं ये सस्टेनेबल है। ठीक, मतलब आपके मुताबिक ये सिचुएशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, एक और अहम मसला है, जिस तरीके से अब हुकूमत बना दी है इन सम वेज, तो एक जो एब्सोल्यूट वैक्यूम था वो अब अफगानिस्तान में एक एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं है। पूरा इशू अब ये है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कब रिकग्नाइज करती है और तालिबान क्या करें कि उनको रिकग्निशन और लेजिटिमेसी मिले। ठीक, अच्छा, एक और अहम मसला जो है वो ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने भी यकीन दहानी करवाई है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि क्या TTP तालिबान का फ़ैसला मानने की पाबंद है? देखिए, मैं अब बहुत आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी। जो हमारे पास इस वक्त इंटेलिजेंस आ रही है उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो पहले हुकूमत थी
वो उनकी तकरीबन पुष्टपनाही कर रही थी। अगर वो पुष्टपनाही ना कर रही होती तो इंडिया के इतने सारे यूनिट्स वहाँ काम नहीं कर रहे होते जो फौरी तौर पर बंद हो गए। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वहाँ प्रेजेंस भी थी, वहाँ पुष्टपनाही भी थी। तालिबान ने बड़ी क्लियर बात की, उन्होंने कहा माम माफी का ऐलान करते हैं, आप हथियार डालिए और वापस पाकिस्तान जाइए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत साफ बात की, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो मतलूब हैं मैडम यहाँ बिल्कुल, पर जो इससे एक्शन पहले हुए भी उस टीटीपी हवाले को से फंड करता रहा है भारत, इससे पहले भी। तो आपको लगता है ये जो सूरत हाल है भारत के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो मजीद यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म फैलाए और टीटीपी के जरिए मजीद शिद्दत पसंदी आगे बढ़े? देखिए, भारत के पास दो रास्ते हैं। भारत के पास एक रास्ता तो ये है कि वो केओस क्रिएट करने की कोशिश करे, डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश करे अफगानिस्तान में, जो वो पहले करता था, जो उसे स्पेस मिली थी उस स्ट्रेटेजिक स्पेस को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था। लेकिन भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत इसके बरखिलाफ एक अच्छा फैसला भी कर सकता है कि वो अपनी सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान से ताल्लुकात समझिए दोबारा कायम करे जहां उसका मौक़िफ़ ये ना हो कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां जाना चाहता है, जिसके लिए हमारे पास इस वक्त कवी शवाहिद हैं। तो पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है कि भारत अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करे। ये अफगान हुकूमत का फैसला होगा, ये तालिबान का फैसला होगा अगर वो अफगान हुकूमत का फेस है। लेकिन अहम बात यह है कि भारत जो कुछ करता रहा है अफगानिस्तान में, अब शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना तालिबान को है और ना पाकिस्तान को। और आपने हिकमत यार का कल स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि भारत अपने मसाइल पर गौर करे और अफगानिस्तान की जमीन को हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा वाज़ेह बात की नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बाइडन के हवाले से बात करते हैं। जो बाइडन ने कहा है कि इनखला के लिए 31 अगस्त हतमी तारीख नहीं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पाबंदियों का फैसला तालिबान के रवैये पर मुनहसिर है। तो क्या हम इसे डेडलाइन में तोसी और तालिबान पर पाबंदियां नरम करने का इंदिया करार दे सकते हैं? देखो, मेरा ख्याल है कि रवैया उनका सख्त नहीं है और उनके ऊपर इसको बेइंतहा क्रिटिसिज्म है अपने एलाइज की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने ये इनखला किया है। बिलखुसूस ब्रिटेन की तरफ से जो उनका बड़ा पक्का अलाय था, उसने बहुत ओपनली आकर, बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने, वहाँ के टॉप नॉच ऑफिशियल्स ने आकर क्रिटिसाइज किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तरीक़ा कार को। तो जाहिर है बाइडेन हुकूमत जो है वो अंदर से भी क्रिटिसिज्म का शिकार है, अपने एलाइज की तरफ से भी क्रिटिसिज्म का शिकार है। और इस वक्त देखिए उनका पूरा फोकस ये है कि अपने लोगों को बाहर निकालें। जो वो करने जा रहे हैं उससे तालिबान को नुकसान नहीं होगा। अगर वो फाइनेंशियल पाइपलाइन पर अब समझिए उसको स्ट्रैंगुलेट करते हैं, उस पर पाँव रखते हैं अफगानिस्तान के लिए, वो तालिबान को हर्ट नहीं करेंगे, वो अफगान के अवाम को हर्ट करेंगे और वहाँ पर केओस को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अहम फैसला है जो अमेरिका को करना है कि अगर वाकई वो अफगानिस्तान में अमन चाहता है तो क्या वो ऐसे एक्शंस का हिस्सा बनेगा जो हसूल अमन में मुआवन साबित हो, या वहाँ पे केओस को इनकरेज करें। ये बहुत अहम फैसला है जो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को करना है। बिल्कुल, अमेरिका कई फैसले लेने हैं, मगर जो अफगान अवाम है उनकी मुश्किलात से भी तो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। इस समा से गुफ्तगू कर रही थी। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान में, काबुल में, उसकी सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुमेरा कुरैशी ने। सुमेरा, ये बताइए कि पंजशीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुमाली मुजाहमती फ़ौज ने 300 तालिबान जंगजुओं को मारने का दावा किया है, इसमें कितनी सदाकत है? और सेकंड, आज़ाद ज़राए क्या कह रहे हैं, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और तालिबान का मुहासरा मुज़ाहमत को कमजोर कर सकता है या मामला मुज़ाकरात से हल होने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमेरा खान है और इसके बाद पंजशेर वैली की जो सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ लोकल्स के साथ बात हुई है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि सालंग जो एक मकाम है जहाँ शेर के लिए रास्ते जाते हैं, मेन रास्ते जाते हैं, उसका मुहासरा कर रखा है तालिबान के एक बहुत हैवीली आर्म्ड कंटिंजेंट ने। फसीउद्दीन उसको लीड कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें मुज़ाकरात की ही बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मुज़ाकरात के 5 राउंड्स हो चुके हैं और उसमें आखिरी जो राउंड है उसके लिए उलमाए दीन को भेजे जाने का इम्कान है कि आखिरी राउंड में एक कन्विंस किया जाए कि खून खराबा ना हो, क्योंकि पंजशेर वैली तारीख में कभी जो है उसको फतह नहीं किया जा सका, उसके ऊपर उसमें कभी खूनरेजी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद उसको कभी तालिबान फतह नहीं कर सके। और इस मर्तबा उनका इरादा यही है कि इसको बग़ैर खून खराबे के और बग़ैर किसी मज़ीद जंग के
उसको बाकायदा बाकी अफगानिस्तान के उस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए जो कि इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। यहाँ पे पंशेर में हलाकतों की इतला, आई एम रियली सॉरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों की इतला कतन मौसूल नहीं हुई है, मगर ये ज़रूर मुझे पता है कि जो शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा हैं जिनमें वली मसूद शामिल है, वली मसूद शामिल है, अहमद शाह मसूद के भाई हैं, अहमद मसूद से उनका राब्ता है, और डॉक्टर लतीफ़ पेदराम भी हैं इसमें। वो जनरल जो भाग चुके थे ताजिकिस्तान, अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ, जनरल अतानूर, उनके बेटे भी उस डेलीगेशन में, खालिद नूर शामिल थे जो पाकिस्तान गया। और देखने में यही आ रहा था, यूनुस कानूनी है उसके अंदर, उस्ताद मुहक्किक है, उन सब का एक अग्रीमेंट है जो कि उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, बाकी लोगों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी डिस्कस किया कि इसका हल खून खराबा नहीं है और ना ही अफगान अवाम खून खराबा चाहते हैं। तो जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के वजीर खारजा का, पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यही कहना था कि ये सबसे बेहतरीन वक्त है कि अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें और जो मौजूदा नस्लें हैं उनको मजीद इस जंग से दूर ले जाया जाए। तो लेट्स सी, अभी हामिद कारज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला भी इंतजार कर रहे हैं कि तालिबान आपस में अपने कंसल्टेटिव राउंड्स पूरे कर लें। आज लोया जिरगा भी हुआ है, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, पश्तो के साथ फारसी, दूसरी तमाम ज़बानों का इस्तेमाल था उसमें, और बियॉन्ड एथनिसिटी बैरिकेड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इट वाज डिस्कस्ड लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंक्लूसिव। इट्स अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, बाज़ हल्कों की राय ये भी है कि फ़िलहाल ये जो मज़ाहमत है ये सिर्फ वर्बली है। अहमद शाह मसूद के बाद पंशेर में मुकामी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं रही कि वो पहले की तरह तालिबान का मुकाबला कर सके। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और इसीलिए शायद जिस तरह बहुत टैक्टफुली तालिबान ने बाकी अफगानिस्तान में विलायत आफ्टर विलायत उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं सरेंडर करवा कर, और बातचीत के ज़रिए, किसी किस्म का बहुत बड़ा खून खराबा हमने नहीं देखा। लश्करगाह में रेजिस्टेंस थी, हेरात में रेजिस्टेंस थी, हिलबंद के अलावा कंदहार में था। कंदहार तो वो खैर वो जगह है जिसको भारत ने खुलकर पिछले दौर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन अब सूरत हाल ये अक्सर बदल चुकी है। स्पॉइलर अलर्ट अभी भी है, आई बी स्टेइंग ऑनेस्ट टू यू, स्पॉइलर अलर्ट अभी भी ऐसे है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे पाकिस्तान और तालिबान की कनेक्टिविटी को साबित किया जाए। और क्योंकि ये बेसलेस प्रोपेगेंडा है तो इसलिए वेस्ट अब इस पर इतना इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो मगरबी मीडिया के नुमाइंदे जो शुरू में टेक ओवर के बाद फौरन आ गए थे काबुल की सड़कों पर, कभी बुरके के नाम पे, कभी किस चीज़ के नाम पे, स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग थिंग्स। बल्कि क्लैरिसा वॉट जो CNN की बहुत मशहूर कॉरेस्पॉन्डेंट है, हत्ता उन्होंने भी झूठ बोला। उन्होंने अल्लाह अकबर का तर्जुमा ये करके बताया अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स को कि दे आर शैंटिंग डेथ ऑन अमेरिका, मर्ग बर अमेरिका उसका तर्जुमा बनता है दरी में, जबकि बिल्कुल गलत है। वो अल्लाह अकबर तकबीर का नारा बुलंद कर रहे थे। तो अब वो सारे जहां से जा चुके हैं। मैंने सुना है कि इंटरनेशनल मीडिया बड़े आराम से भी जा रहा है, लेकिन वो जो न्यूट्रल रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी एक टीम अभी भी हमारे साथ एशियन ब्रॉडकास्ट की मौजूद है इधर, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि शहर पुरअमन है। जहां 4 पोस्टें होती थी वहां अब 1 पोस्ट है। उनका रवैया बहुत ठीक हो चुका है, खवातीन पर कोई कदगन नहीं है, चीजें जो है वो कंपोज्ड हैं लेकिन पीसफुल हैं। I'm sorry, I missed that, please come again. मैंने कहा जो चीजें हैं वहां पर वो कंपोज्ड है लेकिन एटलीस्ट पीसफुल है। कंपोज भी है, पीसफुल भी है, मगर सिर्फ और सिर्फ मगरबी मीडिया का एक फोकस है, वो है काबुल एयरपोर्ट, जहां वो लोग अपनी गफलत की वजह से ही मर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या उन 2 बच्चों को, जो एक डॉक्टर था या एक फुटबॉलर था, सॉकर प्लेयर था, क्या उनको तालिबान ने C-17 ग्लोब मास्टर के लैंडिंग गियर में बिठाया था? सोचने वाली बात है। ये बात हमारा मीडिया इसको जितना हाईलाइट कर सके उसको करना चाहिए। क्या कल जो 7 अफगान स्टैम्पीड में आकर कुचले गए, क्या उनको तालिबान ने मुसलसल एरियल शॉट्स करके मना नहीं किया कि ना आए एयरपोर्ट के दरवाजे पे? बात यह है कि सिर्फ एक काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 6000 अफगान मौजूद हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड एबी गेट्स। अब इसके इर्द गिर्द क्या उनको तालिबान लेकर आए हैं? मगर अगर हम प्रोपेगेंडा बर्स्ट करना चाहें, जस्ट टू बर्स्ट देयर बबल, इट वुड टेक लॉन्ग टाइम। खुद तालिबान भी ये जानते हैं। अभी आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू, आई मेट ज़बीउल्लाह मुजाहिद टुडे, डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद कारज़ई से भी मैं मिली हूँ। वो दोनों का भी ये कहना है कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है स्पॉयलर्स की जानिब से, कि लोग दौड़े उसकी तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। फिर उसमें बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं अमरीकी इंतजामिया का
कि वो क्लियर नहीं कर रहे कि वो किसको लेके जाना चाहते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, SIV की है, P2 की है, उसके मुताबिक वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम किया या जिन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ काम किया, लाइक USAID है, वर्ल्ड बैंक है और ये। लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि इसमें आम अफगान नहीं जा सकता। वो जो गेट के अंदर दाखिल हो जाता है उसको ले जाते हैं, फिर ठीक है, वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि इसमें आम अफगान नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया सुमेरा, हाल बता रही थी ओवरऑल अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है। तो आज प्रोग्राम 7 से 8 में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए टॉप स्टोरीज के साथ। कीप वॉचिंग 7 से 8।